नमस्कार, मैं भावना सिंह। डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। खबरों की शुरुआत करते हैं। राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि आज देश पिछले 10 सालों में समृद्धि के नए शिखर छू रहा है। एक भव्य दिव्य वातावरण बना है और इसको नजर ना लग जाए, इसलिए काला टीका करने का आज प्रयास हुआ है। मैं उसके लिए भी खड़गे जी का धन्यवाद करता हूं, ताकि हमारी इस प्रगति की यात्रा को कोई नजर ना लग जाए। मैं उसके लिए ब्लैक पेपर का स्वागत करता हूं, क्योंकि जब भी अच्छी बात होती है तो काला टीका नजर ना लग जाए, इसलिए बहुत जरूरी होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीला प्रभुपाद की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर एक स्मारक सिक्का जारी किया। इस दौरान पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, अभी कुछ महीने पहले G20 समिट के जरिए यहां से नए भारत के दर्शन हुए थे। आज इसे वर्ल्ड वैश्रव कन्वेंशन को आयोजित करने का अब सौभाग्य मिल रहा है और यही तो नए भारत की तस्वीर है। आगे पीएम मोदी ने कहा, प्रभुपाद गोस्वामी जी की 150वीं जयंती हम ऐसे समय मना रहे हैं जब कुछ ही दिन पहले भव्य राम मंदिर का सैकड़ों साल पुराना सपना पूरा हुआ है। आज आपके चेहरों पर जो उल्लास और उत्साह दिखाई दे रहा है, मुझे विश्वास है कि इसमें रामलला के विराजमान होने की खुशी भी शामिल है। ओडिशा में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने बयान दिया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पीएम मोदी को लेकर कहा, पीएम मोदी का जन्म ओबीसी वर्ग में नहीं हुआ था। वे गुजरात की तेली जाति से पैदा हुए हैं। इस समुदाय को ओबीसी, आपको बता दें, आगे उन्होंने कहा, इस समुदाय को बीजेपी ने साल 2000 में ओबीसी का टैग दे दिया था। उनका जन्म सामान्य जाति में हुआ था। आगे राहुल गांधी ने कहा कि वे कभी जाति जनगणना नहीं होने देंगे, क्योंकि उनका जन्म ओबीसी में नहीं हुआ, उनका जन्म सामान्य जाति में हुआ है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, ईडी अब इनका एक नया हथियार है। अभी तक इस देश में कानून होता था कि किसी व्यक्ति पर दोष साबित होने के बाद ही उसे जेल भेजा जाता था, लेकिन अभी उन्होंने यानी बीजेपी ने तय कर लिया है कि किसे जेल भेजना है, तो उसे पकड़ लेते हैं और वो तब तक जेल में रहता है जब तक निर्दोष साबित नहीं होता। आगे केजरीवाल ने कहा, अभी उन्होंने हेमंत सोरेन को जेल में डाला है, कुछ भी साबित नहीं हुआ है। इसी के साथ ही आगे उन्होंने कहा, कल वे मुझे भी जेल में डाल देंगे। विजयन जी स्टालिन साहब सिद्धारमैया साहब को जेल में डालकर सरकार गिरा देंगे। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ ब्लैक पेपर जारी किया है, जिसमें महंगाई, बेरोजगारी, सामाजिक न्याय, किसान और कई अन्य विषयों पर सरकार की विफलताओं का उल्लेख किया है। आपको बता दें, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह ब्लैक पेपर जारी किया है। पार्टी ने इसे 10 साल अन्याय काला नाम दिया है। उन्होंने सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उनकी विफलताएं छिपाने का आरोप लगाया और कहा कि ऐसे में इस सरकार के खिलाफ ब्लैक पेपर लाने का फैसला किया गया है। आपको बता दें, कांग्रेस ने यह ब्लैक पेपर ऐसे समय जारी किया है जब सरकार संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के 10 साल के कार्यकाल पर एक श्वेत पत्र जारी करने की घोषणा कर चुकी है। भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। रविशंकर प्रसाद ने कहा, मैंने सुना है अपने काले कारनामों को छुपाने के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कोई ब्लैक पेपर निकालने की बात कही है। भ्रष्टाचार और कारनामे करने वाले और कर भी क्या सकते हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में भारत ईमानदारी से आगे बढ़ रहा है। अब G2 कोयला घोटाले की कहानी बंद हो गई है। हम कांग्रेस की परेशानी समझते हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के 3 जगहों की मांग वाले बयान पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव का बयान सामने आया है। अखिलेश यादव ने कहा, सीएम संविधान से बंधे हैं, उन्हें ऐसा कोई बयान नहीं देना चाहिए जो सीएम के तौर पर ली गई उनकी शपथ के मुताबिक ना हो। यह अभी तक स्पष्ट नहीं है कि कौरव कौन है और पांडव कौन है। कौरव संख्या में अधिक थे। बीजेपी कहती है कि वह दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। हमने महाभारत में पढ़ा है कि जिसके पास सबसे बड़ी सेना थी वे कौरव थे। आगे अखिलेश यादव ने कहा, जीत उनकी होगी जिसके पक्ष में भगवान है।
उत्तर प्रदेश के किसानों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर दिल्ली नोएडा चिल्ला बॉर्डर से संसद की ओर मार्च किया। इस दौरान जगह जगह भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। साथ ही किसानों के विरोध प्रदर्शन से नोएडा में भीषण जाम की समस्या देखने को मिली। इसी खबर पर देखिए हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट। एनटीपीसी के खिलाफ लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे किसानों ने आज दिल्ली कूच का फैसला किया था। किसान नेता सुखबीर खलीफा सहित अन्य लोग इसमें शामिल थे जो कि दिल्ली कूच करने के लिए आज जा रहे थे, लेकिन महामाया पर उन सभी किसानों को रोक लिया गया। उसकी वजह से आप देख सकते हैं आज नोएडा पुलिस ने पहले ही जो एडवाइजरी जारी की थी कि कई वहाँ रास्ते ऐसे हैं जिनको बंद किया जाएगा। उसकी वजह से नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे को फिलहाल बंद कर दिया गया। यानी ये वो रास्ता है जो परी चौक से नोएडा के लिए जाता है, इस रास्ते को बंद कर दिया गया है क्योंकि महामाया फ्लाईओवर पर इस समय किसानों का जो प्रदर्शन है वो वहां पर चल रहा है। इसी को लेकर के ट्रैफिक पुलिस यहां पर तैनात है। आप देख सकते हैं कई जगह पर ट्रैफिक पुलिस को अलर्ट रखा गया है और साथ ही जो डीसीपी हो चाहे बड़े अधिकारी हो वो खुद इस समय सड़कों पर घूम रहे हैं और किसानों का जो प्रदर्शन है उसको मैनेज करने की कोशिश की जा रही है। किसानों को कई जगह पर हाउस अरेस्ट भी किया गया है। यानी ग्रेटर नोएडा के ज़्यादातर जो किसान हैं 12 बड़े किसान नेताओं को हाउस अरेस्ट किया गया है। यहाँ से कई किसान नेता जो इस प्रदर्शन में नहीं जा पाए, लेकिन सुखबीर खलीफा महामाया फ्लाईओवर पहुंचे, उसके बाद उन्हें अरेस्ट करने की कोशिश की गई और वहाँ पर किसानों का जो प्रदर्शन है वह अब भी चल रहा है। गौरतलब है कि एनटीपीसी के खिलाफ यह प्रदर्शन किया जा रहा है। एक समान मुआवजा, उसके अलावा जो रोजगार है उस मांग को लेकर के लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे हैं। इसमें महेश शर्मा ने इस मामले को ख़त्म करने की कोशिश की थी, लेकिन अभी भी उसमें कुछ नहीं हो पाया, जिसके बाद किसान दिल्ली कूच करने को मजबूर है। भूपेश प्रताप सिंह, डेली 24 भारत। फरीदाबाद के सेक्टर 58 में बुधवार की बीती रात दो दोस्तों ने अपने ही एक दोस्त पर मुखबरी का आरोप लगाते हुए ताबड़तोड़ चाकुओं से हमला कर मौत के घाट उतार दिया और आरोपी घटना को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गए। जिसके बाद मृतक के परिजन उसे लेकर बादशाह खान सिविल अस्पताल पहुंचे, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि मृतक शादीशुदा था, उसकी एक 10 साल की बेटी और लगभग 5 साल का बेटा है। फिलहाल मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बच्चों का आपस का इसे बुला के ले गए थे, इसकी दुकान से उस दुकान पे दूसरी दुकान पे बुला के ले गए थे, जहां हमें लगती नहीं कि भाई इतना बड़ा मामला होगा कि भाई जो इन्होंने ये कदम उठाया है। और हमारे गांव को करीबन को 1400-1500 साल बसे हो गए। हम अपने गांव के दूसरे गांवों के फैसले में भी मिसाइल देते थे। ये मेरा छोटा भाई इंद्रजीत डागर है जी। मैं और जगन डागर जी, अमरपाल डागर जी के घर गए थे। मेरे पास मनीष का फोन आया कि भैया आपके भाई को चक्कू मार दिए हैं नितेश ने, जिसकी मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है फोन में। उसके बाद मैं वहाँ पे पहुंचा हूँ तो एक कमरे में मुझे ऐसी हालत में मिला। मैं इसको पवन अस्पताल लेके गया, वहाँ पे उन्होंने कहा कि इसमें कुछ नहीं है। फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही और ऐसी देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए डेली 24 भारत के साथ।